जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोग 11th क्लास का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसमें 11th क्लास का आज दूसरा चैप्टर्स है। और इसमें दोस्तों देखिए इकाई भी दूसरा आ गया। यूनिट 2 है। यूनिट 1 में हम लोग जो भूगोल एक विषय के रूप में किस तरह से है उसके बारे में पढ़ना था। और यहाँ पे दोस्तों देखिए बोल रहा है इकाई 2 में पृथ्वी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके बारे में डिटेल जानते हैं। इस इकाई में दोस्तों किस किस चीज़ों के बारे में वर्णन करना है। तो इस इकाई में मतलब यूनिट 2 में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी जो आंतरिक भाग है पृथ्वी की उसके बारे में जानना है। उसके बाद भी एक महाद्वीपीय सिद्धांत हो गया, ठीक है ना, जो वेगनर के द्वारा दिया गया था, तो उसके बारे में भी जानना है इस चैप्टर्स में। और दोस्तों फिर सिद्धांत हो गया उसका, फिर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है, फिर भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जितना भी चीज़ें दी गई है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, भूकंप से, ज्वालामुखी से और महाद्वीपीय विस्थापन से, ये सारे चीज़ से जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में, ठीक है। चैप्टर 1 में दोस्तों पढ़ लिए हम लोग इतिहास का भूगोल का जो भी मतलब सब्जेक्ट के रूप में एक विषय के रूप में किस तरह है तो उसके बारे में पढ़ लें। अब दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में कुछ दे रहा है, इसके बारे में जानते हैं क्या है। बोल रहा है कि क्या आपको यह कविता याद है जो आपको अपनी नर्सरी क्लास में पढ़ाई गई थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये कविता दोस्तों काफ़ी फेमस है एनसीईआरटी के लिए, सॉरी नर्सरी की कक्षा में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको मतलब जुबान पे ये कविता याद रहता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। तो बोल रहा है बचपन से ही ये तारों भरी रातें से हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न जैसे मतलब आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने हैं, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। तो ये सारे सवाल माइंड में आते होंगे आपके भी। बोल रहा है इस प्रश्न के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। तो तारे कैसे बना इस अध्याय में उसके बारे में जानना है। तो दिल थाम के बैठिए, बहुत अच्छा चीज़ आने वाला है दोस्तों। बोल रहा है इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। अब वहाँ से देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ है पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से होती है। बोल रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से एक आरंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन के वैज्ञानिक है इमैनुअल कांट। तो इनके बारे में याद रखिएगा, इमैनुअल कांट के बारे में। वैज्ञानिक का नाम है इमैनुअल कांट। और दोस्तों ये कहाँ के वैज्ञानिक है, तो जर्मन के वैज्ञानिक हैं। बोल रहा है कि 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लालफेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना थी। तो निहारिका परिकल्पना न्यूक्लियर हाइपोथेसिस, ठीक है, इसके नाम से जाने जाने वाली एक परिकल्पना है। तो उसके बारे में देखिए जानते हैं क्या है निहारिका परिकल्पना। इसका संशोधन कौन मतलब प्रस्तुत किया, तो लाफसेल। और ये दोस्तों है कि इसका तो इमैनुअल कांट कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। इसके बारे में याद रखना है, इनका नाम इमैनुअल कांट का। बोल रहा है इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है कि ग्रह का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। देखिए ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, तो ग्रह का निर्माण धीमी गति से जो बादल घूम रहे होते हैं उसी से हुआ है। पृथ्वी की युवा अवस्था में संबंध थे जो क्या करते हैं, सूर्य की युवा अवस्था से संबंध रखते हैं। बाद में 1900 ईस्वी में चेम्बरल और मोल्टेन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अनभ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। मतलब देखिए सब अलग अलग चीज़ दे रहा है ग्रह की उत्पत्ति के बारे में। ग्रह ये बोल रहे हैं इनका नाम क्या मतलब ये लाप्लेस कि लाप्लेस बोलते हैं कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सूर्य ग्रह का निर्माण पृथ्वी के जो बादल घूम रहे थे ना धीमे धीमे से उसके कारण हुआ है। और जो सूर्य का युवा अवस्था है वही अगर 1900 की बात करें तो 1900 में एक और दार्शनिक आते हैं चैम्बरलेन और मोल्टन, ठीक है। तो वो कहते हैं क्या कि इस सूर्य से एक अन्य तारा है, इसके अलावा अन्य तारा एक था जो सूर्य के अलावा एक अन्य तारा था, सूर्य के नज़दीक से घूरा मतलब गुजरा था, सूर्य के नज़दीक से बहुत नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम हुआ क्या कि तारा में तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो सूर्य के सतह से सितार के आकार में कुछ पदार्थ निकल कर अलग हो गया। तो मतलब आकर्षण शक्ति होता है ना, तो इस तरह से पदार्थ निकल कर के अलग हो गया। और यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और वही क्या हो गया, ग्रह में परिवर्तित हो गया। तो ये इस तरह से ग्रह का सिद्धांत देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स, एक और आते हैं सर जेम्स जीन्स, तो और बाद में सर
हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया था कि हाँ इसी तरह से हुआ, एक बाहरी तारा आया और सूरज के नज़दीक से गुजरा, फिर उस तरह से वहाँ से सूरज से टकरा करके जो चीज़ें टूट करके अलग हुई वही जो है सूरज के साथ में घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि सूरज में आकर्षक शक्ति थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना सूरज में, तो इस तरह से वहाँ पे ये चीज़ हुई। और इसका समर्थन करते हैं जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि यद्यपि कुछ समय बाद अगर देखें तो बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। कुछ और एक दोस्तों कुछ समय बीता तो उसके बाद बोले कि नहीं, सूर्य के साथ एक और साथी तारा था, ये बात भी ये लोग मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत कहलाता है। और यही सिद्धांत जो कहें कि सूर्य के साथ एक और साथी तारा था, इस सिद्धांत को द्वैतारक सिद्धांत कहा गया। अगर 1950 की बात देखें, देखो दोस्तों ये वाला 1900 की बात है, ठीक है। उसके बाद 1950 में आते हैं, तो 1950 में एक रूस के ऑटो सिमिट व जर्मन के कार्ल वाइजाइसर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। यही संशोधन क्या किए हैं, बोले कि विवरण भिन्न था, जिसमें विवरण भिन्न था और इसके विचार से एक संशोधन के उनके विचार से बोल रहा है कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। क्या था, एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण से बनी हुई थी। इन कणों के घर्षण व टकराव से एक चपटी तस्तरी की आकृति में बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये अलग तरह से जो है वहाँ पे संशोधन करके अपनी बातें लाते हैं। अब बोल रहा है अंततोगत्वा वैज्ञानिक ने पृथ्वी और अन्य ग्रह को ही नहीं वरन पूरे मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। पहले तो ये लोग सोच रहे थे कि सूर्य के चारों तरफ जो घूम रहा है ग्रह है, कैसे ग्रह का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ सोच रहे थे। उसके बाद अब सोचे कि हमारे जो ब्रह्मांड में हम रहते हैं ब्रह्मांड का ही उत्पत्ति कैसे हुआ। तो धीरे धीरे ये लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ओर भी समझने का ध्यान मतलब प्रयास किए। तो आइए क्या सिद्धांत है ब्रह्मांड के समझने का, देखिए यहाँ आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी जो है वो सबसे सर्वमान्य है, मतलब सभी कोई उन्हीं को मानते हैं कि नहीं उसी के कारण जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और इससे दोस्तों विस्तारिका ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहता है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। दोस्तों देखिए इसमें विस्तार होता है, अगर आप पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या है तो पढ़ेंगे कि इसमें विस्तार होता है मुख्य रूप से, इसीलिए इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एक नाम है एडविन हब्बल। क्या नाम है इनका, एडविन हब्बल। तो इन्होंने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड अभी फैल रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। क्या हो रहा है कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले, देखिए प्रयोग से बता रहा है कि एक गुब्बारा ले लीजिए, उस पर कुछ निशान लगाएं जिसको आकाश गंगा मान लीजिए। जब आप उस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे एक निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होगी। तो मतलब एक गुब्बारा लेने के लिए बोल रहा है, वहाँ पे कुछ रंग से रंग दीजिए 2-4 जगह गुब्बारे को, और दोस्तों उसको फिर देखिएगा, उसको फिर जब गुब्बारा को फैलाइएगा तो गुब्बारा में और नज़दीक जो आप चित्र बनाए थे ना वो फैल करके दूर दूर हो जाएगी। तो वही निहारिका सिद्धांत यहाँ पे दो रहा है, ठीक है। सॉरी बिग बैंग थ्योरी के द्वारा एडविन हबल यही बोल रहे थे, ठीक है। और दोस्तों देखिए फैलने के साथ एक दूसरे से दूर होती प्रतीत होती है। इस प्रकार आकाश गंगाएं के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यदि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्ह के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं। चिन्ह क्या होगा, स्वयं भी चिन्ह बढ़ रहे हैं, यानी कि आकाश गंगा भी बढ़ रहा है। यद्यपि यह तथ्य अनुरूप नहीं है, वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, परंतु प्रक्षेप आकाश गंगाओं के विस्तारित को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारा का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। यानी कि देखिए ब्रह्मांड नहीं बढ़ रहा है, ब्रह्मांड के बीच की दूरी बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि गुब्बारा का जो उदाहरण है वो मानसिक रूप से सत्य है, क्योंकि गुब्बारा जब फैलाएंगे तो वहाँ पे जो चित्र बनाए थे उसमें भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो इस तरह से बिग बैंग थ्योरी है। अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार किस तरह से हो रहा है। देखिए विस्तृत एक यहाँ पे चित्र दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से फटेगा तो इधर से फैलते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दूरी होते जा रहा है दूर। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सब एक जगह था, यहाँ पे देखिए इतना छोटा मतलब इतना नज़दीक था, फिर इतना दूर हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दूर हो गया, और फिर ये और बढ़ते बढ़ते और भी दूर हो जाएगा, और भी दूर हो जाएगा। तो इस तरह से यही जो है बिग बैंग थ्योरी है। देखिए बोल रहा है आरंभ में वे सभी पदार्थ जिन्हें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान अत्यंत
क्या था, घनत्व अधिक था। देखिए इसमें यहाँ पे सारा चीज़ एब्जॉर्ब था एक ही जगह पे, और इसका तापमान भी ऊँच था, घनत्व भी ऊँच था, और इसमें पदार्थ की मात्रा भी बहुत अधिक थी। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, विस्फोट होता है। ठीक है, अत्यंत घनत्व भी अत्यंत था। अब देखिए बोल रहा है बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। वहाँ पे तापमान बहुत अधिक है, सूक्ष्म अधिक है, उसका घनत्व भी काफ़ी अधिक हो गया, आयतन बहुत अधिक हो गया। तो क्या होगा अंत में, तापमान के कारण विस्फोट ही तो होगा। तो इस भी ये जो छोटा सा गोलक था उसमें क्या हो गया, भीषण विस्फोट हो गया। इस प्रकार बोल रहा है कि विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। अब उतना सारा चीज़ एब्जॉर्ब हो रहा था, एक ही जगह पर एब्जॉर्ब हो गया था, तो भीषण विस्फोट हुआ, तो सारा चीज़ विस्तार हो गया। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो ये घटना आज नहीं हुई है दोस्तों, आज से 13 मतलब समझिए 14 अरब वर्ष पहले, 13.7 बोल रहा है, 7 अरब वर्ष पहले हुआ था ये घटना। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इतना दिन पहले हुआ लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार का कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तन हो गई है। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश का अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। मतलब जैसे ही 1 सेकंड ही हुआ और बृहद विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा दूर तक फैल गई चीज़ें। तेज़ी से फैलेगी ना, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा घनत्व और इतना ज़्यादा आयतन हो गया था, इतना ज़्यादा तापमान हो गया था कि चीज़ें वहाँ से एकदम मतलब कि अंदर से टकराव हो रहा था, बाहर हमेशा निकलना चाहती थी, तो निकलेगी तो बहुत तेज़ी के साथ दूर भागेगी। तो 1 सेकंड में ही दोस्तों बहुत ज़्यादा वहाँ पे विस्तार हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे-धीरे जब फिर 1 सेकंड में उतना हो गया, तो फिर वहाँ पे विकास की गति क्या हो गई, धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो जैसे ही 3 मिनट होता है दोस्तों, देखिए 1 सेकंड में तो बहुत ज़्यादा विस्फोट हो गया, ठीक है, बहुत दूर तक चीज़ें चली गई, विस्तार हो गया बहुत, 1 सेकंड में ही, ठीक है, ये सेकंड बोल रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है कि गति धीमी हो जाती है, और जैसे ही 3 मिनट होता है दोस्तों, तो एक परमाणु का निर्माण होता है। और वही परमाणु दोस्तों, यहाँ से केमिस्ट्री जोड़ लीजिए आप लोग, केमिस्ट्री यहाँ से सीखना है, समझिए। केमिस्ट्री में जो हम लोग परमाणु देखते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वही परमाणु का निर्माण होता है। ये 3 मिनट के बाद ब्रह्मांड में विस्फोट के 3 मिनट के बाद वो परमाणु का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पढ़ते हैं। तो उसका निर्माण जो है यहीं पे हुआ था, ठीक है। अब देखिए तीसरा गहराई क्या, कि बिग बैंग में 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। अब क्या होगा कि इसका तापमान थोड़ा गिराएगा, और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, मतलब पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को विस्तार होना। अब यहाँ पे तक हो गया, क्या एडविन हब्बल ने दिया बिग बैंग थ्योरी। अब यहाँ पे हॉयल है, एक हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था की संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है। स्थिर अवस्था की संकल्पना के नाम इसको दिया है हॉयल ने, और इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा था, मतलब किसी समय में ब्रह्मांड एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। बहुत सारा जो और भी वैज्ञानिक थे, बहुत सारा सिद्धांत दिए कि नहीं, ब्रह्मांड का निर्माण ऐसे हुआ है, कोई बोल रहा है ऐसे हुआ। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मान है वो है, सारा लोग जो मानते हैं, सारा पढ़ने के बाद जो पक्षधर हैं सबसे ज़्यादा, वो बिग बैंग थ्योरी के ही हैं। तो हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस बिग बैंग थ्योरी पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए तारा का निर्माण कैसे हुआ, वो तो हो गया, ब्रह्मांड में विस्फोट हो गया। अब तारा का निर्माण किस तरह से होगा, आकाशगंगा वहाँ पे बन रहा था दोस्तों। और यहाँ पे देखिए तारा का निर्माण किस तरह से हो रहा है। हमेशा से हम लोग तारा के प्रति आकर्षित रहे हैं ना। तो देखिए बोल रहा आरंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। देखिए यहाँ पे जब वितरण हुआ तो समान तरह से वितरण नहीं था। घनत्व की आरंभिक भिन्नता में गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। क्या हुआ, पदार्थ का एकत्रण हुआ। देखिए एक तरह से तो था नहीं, समान वितरण तो था नहीं। इसके परिणाम से पदार्थ एक जगह फिर से ऑब्जॉर्व होना शुरू हो गया। एक जगह जब ऑब्जॉर्व था यहाँ पे बिंदु में, तो क्या हुआ था, विस्फोट हो गया था। लेकिन दोस्तों फिर जैसे ही फटा तो फिर आगे भी जो है आकाशगंगा में भी क्या हो गया कि एब्जॉर्व होना शुरू हो गया चीज़ें एक जगह पे। वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल तो था ही ना सब में, कहीं क्योंकि इस बिंदु में गुरुत्वाकर्षण बल है अधिक मात्रा में, तो इसमें भी जो फट करके निकलेगा उस वाला पदार्थ में भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो सारा चीज़ अपनी ओर ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया फिर से, तो वहाँ पे फिर से ऑब्जॉर्व शुरू हो गया। दोस्तों देखिए एक वीडियो हम डाले हैं
ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक वीडियो हमारा डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देखिएगा ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर वो वाला वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये थ्योरी, ठीक है। वहाँ पे तारा का निर्माण किस तरह से हुआ है, सूर्य का निर्माण किस तरह से हुआ है, ग्रह का निर्माण किस तरह से हुआ है, किस तरह से बिग बैंग थ्योरी, वो सारी चीज़ को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग जा करके देखिएगा तो ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें देखते हैं तो उसमें क्या हो गया, चीज़ें ऑब्जर्व होना शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों एकत्रण हुआ, यही एकत्रण प्रकाश के विकास का आधार बना है। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि इसकी दूरी हजारों वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास कितना होता है, 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। दोस्तों आकाश गंगा के अगर व्यास की कोई बात पूछे तो 80,000 से 1.5 लाख के बीच इसकी प्रकाश गंगा इसकी जो है दूरी हो सकती है। दोस्तों प्रकाश वर्ष में ही मापते हैं इस दूरी को, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष कोई अति नहीं है, दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। बोल रहा है एक अकेली प्रकाश गंगा कहाँ पढ़ रहे थे, एक आकाश गंगा का निर्माण सॉरी एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआती हाइड्रोजन गैस में बने विशाल जो बादल का संचयन होता था जिसे निहारिका कहा गया। तो निहारिका उसी का कहा गया जो बादल का संचयन बना, ठीक है। इसकी बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, झुंड बढ़े बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए और तारों का निर्माण आरंभ हो गया। फिर घने गैसीय पिंड बन गए तो फिर उसमें भी विस्फोट होगा, वही गैसीय पिंड को तो तारा कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारा का निर्माण जो है आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों देखिए ब्रह्मांड में विस्फोट कब हुआ, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, और तारा का निर्माण आज से 5-6 अरब वर्ष पहले हुआ, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है प्रकाश वर्ष के बारे में, देखिए यहाँ पे कुछ बता दे रहा है। बोल रहा है प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी मापने का इकाई है और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर घंटा प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। तो आप लोग समझ गए हैं प्रकाश वर्ष क्या है, मैंने मतलब कि एक साल में एक वर्ष में जितना प्रकाश अपना दूरी जितना तय करता है ना वही होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। और अगर प्रकाश की गति पूछे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है प्रकाश की गति। बोल रहा है यह 9.46 से 12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी की अगर हम बात करें तो 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है, ठीक है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछे तो आप लोग कितना बताइएगा, प्रकाश के बीच की दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है, ठीक है। अब आइए तारा का निर्माण देख लें। अब हम लोग ग्रहों का निर्माण देखते हैं कि ग्रह का निर्माण किस तरह से हुआ है। बोल रहा है ग्रहों का, दोस्तों देखिए इसमें उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है आपको, अगर तो जा कर के वीडियो देख लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छा से जो है हम बताए हैं कि ग्रह का निर्माण किस तरह से हुआ है, तारा का निर्माण किस तरह से हुआ है, ठीक है। दोस्तों देखिए तारे निहारिका के अंदर गैस की गुंथित झुंड है। इस गुंथित झुंडों के गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल का का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्राउड के चारों तरफ गैस व धूलकण की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अब देखिए निहारिका बन गया था, वही तारा की निहारिका जो गैस का बन रहा था ना, मतलब झुंड, उसी को तो तारे कहे थे। तो बोल रहा है कि तारा के अंदर गैसीय गुंड पिंड तो था ही, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के गैसीय क्या हो गया कि गैस बादल का क्रोड का निर्माण हो गया। फिर अगली व्यवस्था क्या हुआ, गैसीय जो बादल संघनन हुआ था आरंभ हुआ था, क्रोड के ढलने वाले पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हो गया और छोटा गोला संचयन पर अणुओं के परमाणु आकर्षण के कारण ग्रहाणुओं के विकसित हुआ। संगठन की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने लगे और गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ जाए। मतलब देखिए अब जो गैसीय पदार्थ था ना उसमें जो बताया ना गुरुत्वाकर्षण उसमें भी होगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सारे पदार्थ को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों वहाँ का अंतिम अवस्था में अनेक गोले परमाणुओं के संवर्धित होने का कुछ बड़ा पिंड ग्रहों के रूप में बने। और फिर सौरमंडल देखिए इस ग्रह के बारे में दोस्तों वहाँ पे जाकर के डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर ये क्या होता तारा का बिग बैंग थ्योरी हुआ तो आकाश गंगा का निर्माण हुआ। फिर आकाश गंगा में भी दोस्तों देखिए 2-4 बार विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद तारा बनता है। तारा जो गैसीय पिंड एक होता है, ठीक है, वो एक तरह का गैसीय पिंड ही है और उसमें भी थोड़ा छोटा छोटा जो पिंड बनेगा ना अधिक संख्या में वो हो जाएगा क्या ग्रह, और उसी से टूट करके दोस्तों ग्रह का निर्माण होता है विस्फोट और करके, ठीक है ना। ये विस्फोट रुका नहीं है, पदार्थ ऑब्जॉर्व वहाँ पे होता है क्योंकि सारी चीज़ में गुरुत्वाकर्षण है और चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, अपनी जगह पे केंद्रित करती है। फिर उसमें केंद्रित होने के बाद घनत्व का बढ़ जाना, तापमान का बढ़ जाना, गुरुत्वाकर्षण बल का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ों के कारण दोस्तों वहाँ पे विस्फोट हो जाता है। फिर चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में व्यक्त हो जाती है। तो दोस्तों इसी के कारण भी तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण भी इसी कारण से हुआ, ठीक है। और वहाँ पे जाकर के देखेंगे ना वीडियो में तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगी।
आइए यहाँ पे हम अपने सौर मंडल के बारे में बात करते हैं। हमारा सौर मंडल बोल रहा है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। निहारिका और सौर मंडल का जनक माना जाता है। निहारिका को क्या कहा जाता है? सौर मंडल का जनक। क्वेश्चन पूछ सकता है सौर मंडल का जनक किसे कहते हैं? तो निहारिका को ही सौर मंडल का जनक कहा जाता है। उसके ध्वस्त होने का बकरोड के बनने की शुरुआत लगभग 5.6 अरब वर्ष पहले है। तो दोस्तों तारा ऐसे देखिए, सौर मंडल कैसे बना है? सौर मंडल में एक तारा है हम लोगों का सूरज, सूरज तारा ही तो है। और फिर उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, उसके बाद 8 ग्रह है। तो फिर इसी तरह से वहाँ उस तारा का निर्माण कब हुआ? 5 से 6 अरब वर्ष पहले। तो इसका भी सौर मंडल का आज से लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। ग्रह लगभग, अगर ग्रह की बात करें तो 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बन करके तैयार हुए थे। हमारे सौर मंडल में सूर्य एक तारा है, उसके बाद 8 ग्रह है, उसके बाद 63 उपग्रह है। दोस्तों उपग्रह को आप लोग ध्यान रखिएगा, उपग्रह यहाँ पे सही नहीं दिया है, उपग्रह की संख्या बढ़ती रहती है। और दोस्तों फिलहाल अभी उपग्रह की संख्या 63 ही नहीं, इससे काफ़ी अधिक हो चुका है, ठीक है। और छोटे छोटे पिंड भी क्षुद्र ग्रह जैसे हो गया, ये सारी चीज़ धूमकेतु बृहद, ये सारी चीज़ भी हमारे सौर मंडल में उपस्थित हैं। इन 8 ग्रह में बुध हो गया, शुक्र हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर भीतरी ग्रह है। ये सब दोस्तों देखिए, चार जो ग्रह हैं भीतरी ग्रह कहलाते हैं, 4 जो है बाहरी ग्रह कहलाते हैं 8 ग्रह में, ठीक है। भीतरी ग्रह में दोस्तों जो सूर्य के नज़दीक होंगे और सूर्य से जो दूर होंगे, आगे बाहर की तरफ वो बाहरी ग्रह होंगे, ये भीतरी ग्रह होंगे। और इस भीतरी और बाहरी ग्रह के बीच दोस्तों एक छोटा सा पट्टी है, उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है। इसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों देखिए, अगर भीतरी ग्रह की बात करें तो भीतरी ग्रह में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और दोस्तों एक क्रम भी है, सूर्य से उसके बाद जस्ट नीचे सबसे नज़दीक बुध हो गया, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है। मंगल के बाद दोस्तों एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, उसके बाद दोस्तों बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण आएगा, ठीक है। अन्य 4 जो है बाहरी ग्रह कहे जाते हैं, जिसका अर्थ होता है जैसे कि यहाँ पे दे रहा है, कहलाते हैं क्योंकि क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। जैसे देखिए, भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह, ठीक है। जिसका अर्थ यह है कि ये ग्रह पृथ्वी के भांति ही शैलों और धातुओं के बने हैं और अपेक्षाकृत घनत्व अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस के बने होते हैं, विशाल गैस और जो भी एन ग्रह कहा जाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, दो प्रकार का भीतरी ग्रह और, अरे मेरा मोबाइल तो काम नहीं कर रहा है। देखिए कभी कभी मोबाइल में ही परेशानी हो जाता है, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पे मान लिया जाए कि पूरा जी है, तो ऐसे समझिए, इधर अंदर की ओर 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह है, और इधर 4 ग्रह जो है बाहरी ग्रह है। और इसी आंतरिक अब इसमें दोस्तों एक क्षुद्र पट्टी है, ठीक है ना। तो क्षुद्र पट्टी के अंदर जो है आंतरिक है और बाहर जो है बाहरी है, ठीक है। और इधर जो है सूर्य है, ठीक है, इधर सूर्य होगा और इसी सूर्य के चारों तरफ ये सब जो है चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये आंतरिक ग्रह है, इधर जो है बाहरी ग्रह है। दोस्तों देख लीजिए, ये आंतरिक ग्रह को ही दोस्तों कहा जाता है पार्थिव ग्रह, ठीक है। और पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान, ठीक है। तो पृथ्वी ग्रह तो इधर ही आएगा ना, क्योंकि बुध आता है, शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, 4 ग्रह इधर आता है। तो इधर जो है पृथ्वी के समान होगा, पार्थिव ग्रह होगा। इधर दोस्तों आता है बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है, ठीक है। तो इधर दोस्तों इसको कहा जाता है गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह। और जोवियन ग्रह का अर्थ होता है जो बड़ा आकार का हो, जो मतलब बृहस्पति के आकार का हो, ठीक है, बृहस्पति का आकार का हो, इसको कहते हैं जोवियन ग्रह। तो ये 3-7 बातें आप लोग समझ गए हैं। जोबियन का अर्थ होता है पृथ्वी की बृहस्पति की तरह। इसमें से अधिकतर पार्थिव पार्थिव ग्रहों के विशाल हैं, हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण जो है 4.6 अरब वर्ष पहले के एक ही समय में हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन दोस्तों 2006 की बैठक में, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का एक बैठक हुआ है 2006 में, अगस्त 2006 में, उसमें जो है इसको निकाल दिया गया क्योंकि ये बौना ग्रह हो गया था। बौना ग्रह उसको कहते हैं जो दूसरी ग्रह की कक्षा को काट देता है। तो ये प्लूटो भी दूसरी ग्रह की कक्षा को काट दे रहा था और इसकी वजह से इसको जो है 2006 में के बैठक में जो है बाहर निकाल दिया गया है। नहीं तो हमारे पास 9 ग्रह थी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों के पास 8 ग्रह है। हमारे सौर मंडल से संबंधित कुछ सारणी जो है 2.2 में दिया गया है सारणी, उसको पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों देखिए, बोल रहा है यहाँ पे कि भीतरी ग्रह क्या है? पार्थिव ग्रह है, जबकि दूसरी गैसीय ग्रह। ऐसा क्यों? तो पूछा है ऐसा क्यों है, तो पता चलेगा अभी देखिए ना पढ़ने के बाद, ठीक है। बोल रहा है सौर मंडल के बारे में यहाँ पे कुछ दे रहा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। दोस्तों ये इंग्लिश नाम 2 दे दिया, यूरेनस चेरन अरुण ही होता है, नेपच्यून वरुण होता है, ठीक है। अगर दूरी की बात करें, दूरी, घनत्व, अर्धव्यास और उपग्रह के बारे में दिया है, ठीक है।
तो उपग्रह पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल का 2 अभी भी है दोस्तों, बृहस्पति का इतना नहीं है, शनि का बढ़ गया है और यूरेनस और नेपच्यून का इतना है उपग्रह, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बोल रहा है पार्थिव और जोबियन ग्रह में अंतर क्या है, उसको अंतर समझते हैं, ठीक है। पार्थिव ग्रह जो भीतरी ग्रह है, जोबियन ग्रह जो बाहरी ग्रह है, तो इन दोनों में अंतर क्या है आखिर, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। वो रहा पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैस संघनित नहीं हो पाई और भलीभूत भी न हो सकी। जोबियन ग्रह की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। देखिए पार्थिव ग्रह क्या है, बहुत समीप बना, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सूर्य के बहुत ही समीप बना, जहाँ पे अत्यधिक ताप था, तापमान तो वहाँ पे अधिक ही होगा, तो गैस वहाँ पे संघनित नहीं हो पाया था, ठीक है ना, और वहाँ पे बन गया पार्थिव ग्रह। फिर अगर जोबियन ग्रह की बात करें तो रचना में अपेक्षाकृत काफ़ी दूर चली गई, क्योंकि इसका क्या था, तापमान कम हो गया था, फिर मतलब संघनन ज़्यादा हो गया, संघनित हो गया था। अब दूसरा देखिए सौर वायु पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। वायु क्या थी, सौर वायु जो हवा थी, सौर वायु, वो पृथ्वी के नज़दीक थी तो ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रह से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। तो दोस्तों देखिए पार्थिव ग्रह में ज़्यादा तक धूलकण नहीं है ना, गैसियाँ, ठीक है। और सौर मंडल इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोबियन ग्रह से गैसों को नहीं हटा पाई, तो देखिए इसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, जोबियन ग्रह को, ठीक है ना। पार्थिव ग्रह से वहाँ से सौर मंडल इतना अधिक शक्तिशाली था कि ये वहाँ से क्या किया कि अंदर से अपने नज़दीक की जो ग्रह था, 4 ग्रह, उससे तो धूलकण गैस को उड़ा दिया, लेकिन फिर जोबियन ग्रह जो थे 4 गो, मंगल तो नहीं आएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये सारी चीज़ें नहीं हटा पाए और वहाँ पे गैस को छोड़ दिए, ठीक है। तो इसको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही। पार्थिव ग्रह क्या है, छोटा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है और इसके परिणामस्वरूप इसमें निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी थी, ठीक है, गैस नहीं निकला और हीलियम बन गया। अतः आज की पृथ्वी की वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिसके कारण चट्टानी और वीरानी और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहाँ बहुत सा पानी जीवन के लिए अनुकूल वातावरण पैदा हुआ। तो दोस्तों देखिए पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे पृथ्वी के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तो कुछ ऐसी घटना अवश्य घटी होगी जिसके कारण जो है ये पृथ्वी पर इतना सुंदर जो है परिवर्तन हुआ था। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ था। तो जीवन का विकास दोस्तों इतना जल्दी नहीं हो गया था, उस समय सारा जो ग्रह था वो सेम टाइप में ही था। और दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी जिससे यहाँ पे जीवन का जो है विकास हो गया, तो कैसे कैसे वो हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तो देखिए पृथ्वी की अगर संरचना की बात करें तो परतदार है। वायुमंडल की बाहरी छोर में पृथ्वी का क्रोड तक जो पदार्थ है वह एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है, सबसे कम है। वायुमंडल का जो घनत्व है वो सबसे कम है। पृथ्वी के सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं। हर एक भाग के पृथ्वी का अलग विशेषता है, ठीक है। तो उसकी संरचना है दोस्तों पृथ्वी की, ठीक है ना, जैसे क्रोड हो गया, मेंटल हो गया, एक सारे ये जो है परपट्टी हो गया, मतलब वहाँ पे बहुत सारी जो है उसकी मंडल है, विशेषता है पृथ्वी की संरचना का, ठीक है ना। अब स्थल मंडल का विकास, अब दोस्तों स्थल मंडल का विकास कैसे हो उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता लगता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बन गए थे। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कुछ कि ग्रहाणु और दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे घने नहीं और हल्के पदार्थ के मिश्रण से बने हुए थे। उल्का एक था, तो उल्का के अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये बात का पता चलेगा कि बहुत से जो ग्रहाणु थे वो इकट्ठा होने से ग्रह बन गए थे। छोटे छोटे जो चीज़ थे ग्रहाणु, वो मिल करके ग्रह बन गए थे। पृथ्वी की रचना भी इस प्रक्रम में अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण संहत हो रहा था तो इकट्ठा होते पिंड ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने या गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और पृथ्वी उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। पृथ्वी की जैसी उत्पत्ति हुआ और उत्पत्ति के तुरंत बाद ये सारी प्रक्रियाएं हुई थी।
अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। तो देखिए तापमान वहाँ पे अधिक था, इसलिए से पृथ्वी क्या हो गई, आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। और तापमान अधिक होने के कारण ये हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ के मतलब घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गया था। यही कारण है दोस्तों कि पृथ्वी के जो है आंतरिक भाग में जो है भारी पदार्थ लोहा है, द्रव भी है, ठीक है। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्का पदार्थ पृथ्वी के सतह या ऊपरी भाग में जो है उसकी ऊपर की तरफ आ गया। समय के साथ यह और भी ठंडा हुआ, ठोस के रूप में परिवर्तित हो गया, छोटा आकार हो गया, ठीक है। उसके बाद अंततोगत्वा यह पृथ्वी की भूपर्भा पट्टी के रूप में विकसित हो गया। तो किस तरह से भूपर्भा पट्टी का विकास हुआ ये पता चल गया। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं, ठीक है। देखिए भारी पदार्थ और हल्का पदार्थ अलग अलग हुआ, इसके तरह से इसको क्या कहते हैं, विभेदन भी कहा जाता है। बोला पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट। अब देखिए पृथ्वी का तापमान बढ़ा और फिर से ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेद का दूसरा चरण था, ठीक है। विभेद की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक पदार्थों से अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई गई है। तो दोस्तों परपटी पाया गया है, एक परपटी है, उसके बाद फिर प्रवाह है, फिर बाह्य क्रोड है। जैसे देखिए परपटी को कहते हैं क्या, क्रस्ट, मेटल और आउटर कोर, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। फिर आंतरिक कोर हो गया, कोर को दो भाग में बांटा जाता है, बाह्य कोर क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो ये तीन परत जो है पृथ्वी का मुख्य रूप से है और यही दोस्तों स्थल मंडल होता है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी भाग के आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। तब ऊपर से अंदर की ओर जाते हैं तो पदार्थ का घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है, याद रखिएगा ये बात। बोल रहा है हर तरह की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले जो है अध्याय में करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए अब जलमंडल और वायुमंडल का निर्माण हम लोग देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे कुछ दिया है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भूवैज्ञानिक काल है, माप क्रम किस तरह से मापा गया, तो ऊपर से नहीं नीचे से इसको देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत हुआ, उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट होता है, तारा की उत्पत्ति होता है और ये सारे प्रक्रिया जो है 5 अरब से लेकर के 13.3 वर्ष अरब पहले जो है होता है। देखिए दोस्तों तारा की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुआ है, वही अगर सुपरनोवा विस्फोट की बात करें तो 12 अरब वर्ष पहले, वही अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ है। देखिए दोस्तों अगर बिग बैंग थ्योरी हुआ तो उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ, तारा का निर्माण हुआ, यानी कि सूर्य का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं दोस्तों हेडियन हेडियन में, तो ये हेडियन आर्प महाकाल है और प्रागजीवी है, ठीक है। इसमें दोस्तों इस पूर्व कैम्ब्रियन काल इसको कहते हैं और ये जो है 4.7 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ये सारा काम हुआ। दोस्तों इसमें होता क्या है कि मतलब कई जोड़े कई वाले जीव का निर्माण हुआ, ब्लू ग्रीन शैवाल का निर्माण हुआ, जैसे एक कोश के जीव का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुआ, फिर महासागर वायुमंडल में हुआ, महाद्वीप महासागर ये सब का निर्माण हुआ। तो ये जो है पूर्व कैम्ब्रियन साल में होता है, ठीक है। और इसका दे रहा है प्रागजीविका 57 करोड़ से 2 अरब और उसके बाद आधे महाकल्प का 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष। तो ये सारी चीज़ इसका पीरियड दे रहा है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीव का निर्माण हो गया, उसके बाद फिर स्थल पर कोई जीव नहीं, जल में बिना रीढ़ वाली हड्डी का जीव का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर पहली मछली का निर्माण होता है, उसके बाद फिर पौधा विकसित होता है, फिर स्थल पर जो जल पर रहने वाला जीव का निर्माण होता है, फिर रेंगने वाला जीव जंतु का निर्माण होता है, फिर जल स्थल चर वस्तु का मतलब जीव का निर्माण हो जाता है, रेंगने वाला जो जीव होता है। उसके बाद फिर मछली सॉरी मेढक हो गया, समुद्री कछुआ, फिर डायनासोर का निर्माण होता है। तो ये सारे चीज़ धीरे धीरे आकर के ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, ठीक है। और इस तरह से आज आधुनिक मानव तक यहाँ पे पहुँचता है, आदि मानव तक, ठीक है। और वो दोस्तों होता है यान, इसको कहते हैं, वो नव जीवन में होता है जो आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले हो चुका था आदि मानव का निर्माण। तो इस सारे पीरियड के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल से पढ़ना है चैप्टर आगे वाला चैप्टर्स में, तो इस पर ज़्यादा मतलब फोकस मत कीजिए। बस ये जान लीजिए कि बिग बैंग थ्योरी बनने के बाद धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जल में वाले जो है जीव का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद स्थल पर रहने वाले जीव का, फिर रेंगने वाले जीव का निर्माण हुआ, फिर मेढक का, फिर डायनासोर का, इस तरह से दोस्तों फिर फल फूल का निर्माण होते होते जो है धीरे धीरे आधुनिक मानव आदिकाल तक पहुँच जाता है, ठीक है। और अब आगे देखिए बोल रहा है वायुमंडल और जलमंडल का विकास। तो वायुमंडल और जलमंडल का विकास किस तरह से हुआ है उसके बारे में यहाँ जानना है। बोल रहा है पृथ्वी की वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। बोल रहा है वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं, क्या क्या अवस्थाएं हैं। पहला आदिकालीन वायुमंडल,
जिसमें गैसों का ह्रास है, ठीक है। दूसरी अवस्था, पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प से वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। उसके बाद जैसे देखिए, पृथ्वी के अंदर से जो भाप निकला या जलवाष्प निकला, उस जो क्या किया, सहयोग किया वायुमंडल के विकास करने में। अंत में वायुमंडल की संरचना जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से संशोधित किया गया। प्रारंभिक वायुमंडलीय जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रह पर हुआ था। पार्थिव ग्रह मतलब समझ रहे होंगे, आंतरिक ग्रह। तो सारे ग्रह पर ऐसा हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता हो गई थी, ठीक है। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन का प्रभाव के कारण आदिकालीन वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या फिर समाप्त हो गया, मतलब वायुमंडल समाप्त की तरह हो गया था। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। और पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैस व जलवाष्प बाहर निकलने लगे। इसी से आज के वायुमंडल का उदय हुआ। आज के वायुमंडल में जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है अधिक मात्रा में, और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी। पहले की अगर हम बात करें आरंभ में, देखिए आज वायुमंडल अधिक मात्रा में है, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है। उस समय दोस्तों जब शुरू हुआ था इसका निर्माण, तो आज के देखिए वायुमंडल से क्या हुआ था, जलवाष्प अधिक था, नाइट्रोजन अधिक था, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन अमोनिया सारी चीज़ के जो मात्रा अधिक थी, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। वह प्रक्रिया धीरे धीरे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस से धरती पर आई, जिसे गैस उत्सर्जन कहा गया। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल से जल वाष्प गैसें क्या हो गई, बढ़ने लगी। पृथ्वी को ठंडा होने के साथ साथ जल वाष्प का संघनन शुरू हो गया, और जल वाष्प का दोस्तों संघनन शुरू हो गया, उससे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, वर्षा हुआ, और तापमान में और भी गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन से अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बन गए। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो अधिक मात्रा में था ही, वहाँ पे जलवाष्प का संघनन हो गया। जैसे देखिए ज्वालामुखी विस्फोट होता था ना, तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या हो गया, जलवायु क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा, जलवाष्प और गैस बढ़ेगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जलवाष्प का संघनन होगा। और दोस्तों जलवाष्प का जैसे ही संघनन हुआ, तो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड था ही, जलवाष्प का उसके कारण वायु मतलब वर्षा हो गया, वर्षा अधिक मात्रा में हुआ। उसके बाद वर्षा जब हुआ तो तापमान भी अधिक गिरा, और दोस्तों जहाँ जहाँ गड्ढा था वहाँ पे जल जमा हो गया, उसी से महासागर का निर्माण हो गया। तो देखिए महासागर का निर्माण आप लोग समझ गए किस तरह से हुआ। और दोस्तों इतने सारे बड़े बड़े महासागर हैं, प्रशांत महासागर हो गया, उसके बाद फिर मतलब अटलांटिक महासागर हो गया, आर्कटिक, सारा चीज़ जो है महासागर का फिर निर्माण हुआ। देखिए पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बन गए थे, और पृथ्वी की जब उत्पत्ति उसके 50 करोड़ साल बाद महासागर का निर्माण हो गया। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुआ, 460 करोड़ वर्ष पहले। तो पृथ्वी, अगर महासागर की उत्पत्ति की बात करें तो 400 करोड़ साल पहले पुराने हैं। लगभग 80 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ था, यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा, फिर महासागर तक ही कई साल तक जो है जीवन सीमित था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई। अब देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो था ही, मतलब सूर्य का निर्माण हो गया, सौर ऊर्जा भी था। अब प्रकाश संश्लेषण जब होने लगा 250 से 300 वर्ष के अंतर्गत साल पहले, तो प्रकाश संश्लेषण से फिर ऑक्सीजन बढ़ा। पहले तो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में था पृथ्वी पर, तो फिर ऑक्सीजन की भी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, और महासागरों की देन है, ठीक है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गया, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गया, पूर्ण रूप से भर गया। अब देखिए, अब होता है जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निस्संदेह पृथ्वी का आंतरिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। जो आरंभिक वायुमंडल था जीवन के विकास के लिए मतलब वहाँ पे जीवन संभव नहीं था, उसके अनुकूल नहीं था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में था, ऑक्सीजन कम था, तो कैसे जीवित हो सकता था कोई आदमी, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह के अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे इस तरह की अनुकूली परिस्थितियाँ आ गई। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति की एक तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव अणु बने और उसका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने की समझ था, ठीक है। और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व के परावर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय के चट्टानों पर पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली सेल वाल रही होगी। तो दोस्तों साधारण संरचना वाली सेल आज से पहले रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास जो है आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष से
पहले जो है आरंभ हुआ था। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सारा भूवैज्ञानिक कालक्रम को जो प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले जीवाणु आया था, ठीक है ना, और आज के जो जीवन है यहाँ तक कि कुल मापक्रम हम लोग करेंगे जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है इसी मापक्रम को, ठीक है। और इसको दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़ना है आगे धीरे धीरे, ऐसा ही नहीं है, इसको पूरा कालखंड पढ़ लेना है हम लोगों को, किस तरह से कैसे कौन सा काल आया और कैसे कैसे यहाँ पे विकसित हुआ, ठीक है। तो पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए महासागर महाद्वीप का निर्माण हुआ, उसके बाद सबसे पहले शैवाल तरह के एक उसके जीवाणु का ही निर्माण हुआ था जो ब्लू ग्रीन शैवाल था, ठीक है। और उसके बाद जो है आज तक जीवन पहुंचा धीरे धीरे करके। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें बस बहुत थोड़ा सा दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, सेकंड अभी थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से ध्यान होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो हम लोग भूगोल एक विषय के रूप में ही पढ़ना था। सेकंड चैप्टर में दोस्तों ये पढ़ना था पृथ्वी की उत्पत्ति, जिसमें भी काफ़ी थोड़ा सा चीज़ हुआ। इसमें मुख्य रूप से बिग बैंग थ्योरी के बारे में ही दिया गया था। और फिर दोस्तों अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो और भी डिटेल से जानकारियाँ हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।